गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमित गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस विद गौरव में और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था एवरेज पे था, तो वो मैं बेसिक्स एवरेज को लिया था। आज मैं थोड़ा उससे अपना स्टैंडर्ड हाई करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे और स्टैंडर्ड हाई मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सम संख्याओं का औसत कैसे निकलता है, विषम संख्याओं का औसत कैसे निकलता है, गुणजों का औसत कैसे निकलता है, तो मैं इससे आगे बढ़ते हुए आज आपको ये वीडियो बताऊंगा कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कम से कम समय में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक सवाल आता है कि 6 क्रमिक संख्याओं का योग 51 है। 6 क्रमिक संख्याओं का योग 51 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 6 क्रमिक संख्याओं का योग 51 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इसे आप चाहे तो x मान के भी बना सकते हैं, जैसे x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 5 इजकल टू 51। 1 2 3 4 5 6 6x प्लस 1 2 3 3 4 4 10 5 15 36। इसलिए इसकी सबसे छोटी संख्या 6 होगी। क्योंकि अगर आपके पास इतना टाइम है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर ऑप्शन आपको दिया है 6 7 8 9, तो आप ऑप्शन देके भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपने 6 ऑप्शन, हालांकि इसका आंसर आपने देख लिया 6 है, तो आपको पता है कि 6, इसलिए मैं 6 ना लेके 7 लेता हूँ। हो सकता है 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। अब आप इसे ऐड कर लीजिए, तो 12 12 और 8 20, 11 और 9 20, 20 और 20 40 और 10 50 और 7 57। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 57। मुझे टोटल योग कितना बोल रहा था 51, मतलब कि अब जो संख्या होगी इससे छोटी होगी। तो ये 12 को हटा के यहाँ 6 कर देना है। ठीक है, तो 12 को हटा के 6 किए, अब इसे जोड़ लीजिए, तो 11 और 10 21 और 9 30, 30 और 15 45 और 6 51। तो सबसे छोटी संख्या 51। तो आप इसे ऑप्शन लेके भी बना सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी से, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तब तो ये सही है, और अगर नहीं समझ में आया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगी, तो आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये तो मैंने बता दिया था कि 6 संख्याओं का योग। अब इसी में जैसे आपसे ये भी पूछ सकता है कि 6 क्रमिक संख्याओं का औसत 10 है। 10 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। 6 क्रमिक संख्याओं का औसत 10 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सिंपल सी है, जैसा मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था, अभी क्वेश्चन में इस पे भी वही लागू होगा। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 5, जो कि 6 क्रमिक संख्याओं का औसत 10 था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। 6 क्रमिक संख्याओं का औसत 10 था, इसलिए यहाँ हो गया 60। यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस
45 डिवाइडेड बाई 6। अब इसे आप यहाँ पे काट सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसे ले लीजिए, 6 सते 42, 3 पॉइंट दिए 0, 6 चौके 6 पचे 30। तो इसकी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 7.5 हो जाएगा। इसमें 1 जोड़ देंगे तो 8.5 हो जाएगा। इसे जोड़ देंगे तो 9.5, 10.5, 11.5 और 12.5। इसमें से जो भी आपसे पूछा जाए, अगर छोटी संख्या पूछा जाए तो छोटी संख्या, बड़ी संख्या पूछी जाए तो बड़ी संख्या। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर आ जाएगा। अब चूँकि मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपका एक्स से बनाकर समझ में आ गया तब तो बहुत अच्छा है, आप हर तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप इसे ऑप्शन से भी उठा के बना सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन में आपको दिया रहेगा 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 या ये कुछ भी दे सकता है, लेकिन जो इसका आंसर है ये तो दिया ही रहेगा। तो आप क्रमिक संख्या है तो 7.5 के बाद 8.5, 9.5, 10.5, 11.5, 12.5 सारे को जोड़कर देख सकते हैं कि अगर 60 आ रहा है तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें एक सवाल आता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 क्रमिक संख्याओं का औसत 60 है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी, 6 क्रमिक संख्याओं का औसत 60 नहीं, 6 क्रमिक संख्याओं का औसत 10 बताया था। ठीक है, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 10 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो इसको कैसे बताएंगे? जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एवरेज क्या होता है? बीच के भाग को लेते हैं। तो औसत 10 है, संख्या 5 है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, 2 इधर से है, 2 इधर से है। ठीक है, बीच के भाग कितना है? एवरेज 10, तो यहाँ 10 ले लेंगे। और यहाँ बोल रहा है 5 क्रमिक संख्याओं का औसत, तो यहाँ कितना लेंगे? 9 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, यहाँ 11 ले लेंगे, यहाँ 12 ले लेंगे। अब बड़ी संख्या बोल रहा है तो बड़ी संख्या इसकी 12 हो जाएगी, है ना जी। आप चाहे तो इसे x पे भी पुटअप करके बना सकते हैं, x + x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4। चूँकि औसत 10 है, 5 संख्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50। ये हो जाएगा 5x, 1 2 3 3 3 6 और 4 10, 50। इसलिए 5x बराबर 50, इसलिए x बराबर 10। अब चूँकि यहाँ बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या, सॉरी, ये 50 में से 10 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 40। 5x = 40, इसलिए x बराबर 40/5 = 8। अब x बराबर हो गया 8, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे पूछ रही है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? x 8 हो जाएगा +4 = x + 4, 8 + 4 = 12। यहाँ पे भी 12 था और यहाँ पे भी 12 हो गया। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, ठीक है, यदि इसमें अध्यापक की आयु भी
शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो अध्यापक की आयु कितनी है? किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि इसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो अध्यापक की आयु कितनी है? तो चूँकि एक मैथ को आप कितने तरीके से बना सकते हैं, बस आपको उस चीज़ को जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो आपको बताने जा रहा हूँ ये एक फार्मूला बेसिस है, फिर मैं आपको इसको नॉर्मल तरीके से भी बनाकर दिखा दूँगा। जैसे यहाँ पे लिख देंगे नए सदस्य की आयु, जो ये अध्यापक की आयु निकालना है जो बाद में आया, तो वही नए सदस्य की आयु निकालना है। तो नए सदस्य की आयु बराबर नया औसत, नया औसत प्लस पुराने, ये आपको समझ में आ रहा है? नए सदस्य की आयु मतलब जो अध्यापक की आयु निकालना है, नया औसत मतलब जो पहले इसकी आयु औसत आयु कितनी थी 14 वर्ष, अब इसकी आयु हो गई 15 वर्ष, और यहाँ पे पुराने सदस्यों की संख्या, पुराने सदस्यों की संख्या, और जो इसमें दे रहा है कि यहाँ पे नए औसत, नया औसत क्या हमारा हो गया 15, और पुराने सदस्यों की संख्या, पुराने सदस्यों की संख्या कितनी थी 30, अब इनटू औसत में वृद्धि। ठीक है, तो ये जैसे अध्यापक का एज निकालना है तो यहाँ पे नया औसत हमारा क्या है, तो नया औसत हो गया हमारा 15, पुराने सदस्यों की संख्या कितनी थी 30, तो प्लस 30, औसत में वृद्धि कितनी हुई 1, तो 15 प्लस 30 इक्वल टू 45 वर्ष हो गया हमारा अध्यापक की आयु। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। जैसे बोल रहे किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो 420 वर्ष 30 छात्रों की औसत आयु। अब बोल रहे कि इसमें अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप कह सकते हैं 31 गुना 15, मतलब इसमें अध्यापक भी आ गए और आयु जो है औसत आयु 15 वर्ष हो गया, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 465। ठीक है, अब चूँकि यहाँ 30 था, 14 एवरेज था, 420 था, अब यहाँ पे एक अध्यापक घुस गया तो यहाँ हो गया 31 लोग, एवरेज हो गया 15, तो 30 जो स्टूडेंट यहाँ थे वो तो 30 स्टूडेंट इसमें भी है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ा है कौन, अध्यापक। तो अध्यापक के बढ़ने से कितने का फ़र्क हो गया, तो यहाँ पे 5, 6 में हो गया 4, 45 वर्ष। ठीक है, आप चाहे तो इस तरह से भी इसे बना सकते हैं, आपको जैसे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बस आपको आंसर लाना है और एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट एक क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है कि 10 संख्याओं का औसत 15 है तथा प्रथम 9 संख्याओं का औसत 14 है, तो 10वीं संख्या का मान कितना होगा। 10 संख्याओं का औसत 15 है,
तथा 9 संख्याओं का औसत 14 है, तो 10वीं संख्या का मान कितना होगा। जैसा कि अभी आपको मैंने पिछले ही वीडियो में बताया, आप सेम उसी तरह से निकाल सकते हैं। इस पे क्या है कि 9 संख्याओं का मान 14 है, ठीक है। तो 9 संख्याओं का मान 14 है, मीन्स 126, ठीक है। और 10 संख्याओं का मान 15 है। नौ संख्या यहाँ भी है, सेम वही 9 संख्या यहाँ भी है, ठीक है। इसमें एक संख्या बढ़ा है, तो एक संख्या बढ़ने से ये 150 हो गया, और 9 संख्या पे 126 है, मतलब एक संख्या जो बढ़ा है उसका मान कितना है, 24 है ना, सिंपल। अच्छा, इसमें एक सवाल आपसे ऐसा भी कर सकता है कि जैसे 10 संख्याओं का मान 15 है और 9 संख्याओं का मान 14 है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें अगर वो पूछ दिए कि 10 संख्याओं का मान 10 संख्याओं का मान 15 और 9 संख्याओं का जो औसत है वो 16 है, 9 संख्याओं का औसत 16 है, तो 10वीं संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इसे भी सेम इसी तरह करना है। 10 संख्याओं का मान 150 हो गया और 9 संख्या का हो गया है 16, ठीक है। तो अब इसे वो कैसे बनाएंगे बताइए। तो 16 में कितना होता है, 144। तो यहाँ पे 10 संख्या था, यहाँ पे 9 संख्या है। 10 संख्या का 150 था, 9 संख्या का 144 है, मतलब यहाँ पे 6 हो गया। अब ये 6 कौन सा होगा, जो एक संख्या इसमें एक्स्ट्रा जुड़ी है, तो उसका मान हो जाएगा 6। बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ समझने का फेर है। अब मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि 5 संख्याओं का औसत मान 8 है। पहली तीन संख्याओं का औसत मान 6 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत मान 9 है, तो बीच की संख्या पांच संख्याओं का औसत मान 8 है, पहले 3 संख्याओं का औसत मान 6 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत मान 9 है, तो बीच की संख्या का मान क्या होगा। या जो एक एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ पे तो 5 संख्या ही था, लेकिन यहाँ 3 संख्या और यहाँ 3 संख्या, यानी कि 6 संख्या हो गया। तो 6 संख्या हो गया, यानी कि 5 संख्या का हमारा मान दिया हुआ है और यहाँ 6 संख्या हो गया, तो छठी संख्या का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप इसे इस तरह से बना सकते हैं कि 5 संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है वो 8 है, यानी कि 40 हो गया टोटल, ठीक है। और यहाँ पहली 3 संख्याओं का औसत दिया है 6, यानी 6 तिया 18, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत दिया है 9, यानी कि 9 तिया 27। ये हो गया हमारा 45, और संख्या हो गया हमारे पास 6। तो 5 संख्या का कितना था 40, और वही 5 संख्या इसमें भी है, ठीक है। 5 संख्या इसमें भी है और वो 5 संख्या का मान 40 था, तो वो 40 इसमें भी है। क्योंकि एक संख्या इसमें बढ़ गया, इसलिए इसका मान कितना बढ़ गया 5। तो जो छठी संख्या है उसका मान क्या होगा, तो उसका मान हो जाएगा 5, ठीक है। ध्यान रखेंगे, 5 संख्याओं का औसत निकाल लेंगे
और इधर 3 संख्याओं का औसत निकाल लेंगे, फिर 3 संख्याओं का औसत निकाल लेंगे, उसे ऐड कर देंगे और जो होगा, जो एक्स्ट्रा संख्या है उसमें से उसको घटा देंगे। अब एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब 60 केजी भार वाले एक व्यक्ति को एक नया व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 15 व्यक्तियों का औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है तो नया व्यक्ति का भार कितना होगा। ठीक है, जब 60 केजी भार वाले एक व्यक्ति को एक नया व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, मीन्स कि एक्सचेंज किया जाता है, तो 15 व्यक्तियों का जो औसत था उसमें 1 केजी बढ़ जाता है तो नया व्यक्तियों का भार कितना होगा। ठीक है, इस पे मैं आपको 2 ट्रिक से बताऊंगा, एक फार्मूला से बताऊंगा, एक नॉर्मल बताऊंगा। तो मैं पहले आपको फार्मूला से बता देता हूं। तो फार्मूला जैसे कि नया व्यक्ति का भार, इसमें हो सकता है आपको ये भार की जगह उम्र भी दे दे, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नया व्यक्ति का भार या उम्र जो भी उसमें दे, और जाने वाले व्यक्ति का भार या उम्र, जाने वाले व्यक्ति का भार या उम्र प्लस, अच्छा इसमें आपको ऐसा भी दे सकता है कि जैसे यहाँ पे दे दिया कि 15 व्यक्तियों का औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से भी सवाल दे सकता है कि 15 व्यक्तियों का औसत भार 1 केजी घट जाता है, तो उस समय क्या करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे आपको प्लस माइनस दोनों दे देता हूँ ताकि ये दोनों फॉर्मूला में, मतलब दोनों ही क्वेश्चन में ये फॉर्मूला काम आ सके। ठीक है, जाने वाले व्यक्तियों का भार हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो भी आपका हुआ हो, वृद्धि हुआ तो वृद्धि, कमी हुआ हो तो कमी। ठीक है, और गुना हो जाएगा व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि नया व्यक्ति का भार निकालना है, या तो जाने वाले, यहाँ क्या बोल रहा है, जब 60 केजी भार वाले एक व्यक्ति को एक्सचेंज कर दिया गया तो जाने वाले व्यक्ति का भार कितना था, 60 था। ठीक है, वृद्धि कितने का होगा, 1 का होगा। ठीक है, और कितने व्यक्तियों का वृद्धि हुआ, तो 15, तो 60 प्लस 15 इक्वल टू 75 वर्ष। ठीक है, तो जो ये नए व्यक्ति आए हैं, जो नया व्यक्ति आया है, इसका एज हो जाएगा 75। ठीक है, अब आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहा तो 60 केजी भार का व्यक्ति था। ठीक है, 15 व्यक्ति था, 15 गुना 60, 900। अब एक नया व्यक्ति आया। ठीक है, नया व्यक्ति आया, अब एक चला गया पहले और एक नया व्यक्ति आ गया, तो सारे व्यक्ति का 1 किलो वजन बढ़ गया। क्योंकि ये गया इसके जगह पे आया तो ऑलरेडी उसका 60 किलो तो होगा ही, तभी तो वो 15 किलो का जो औसत है उसको मेंटेन कर पा रहा है। सिंपल सी ऐसे देखिए, एक व्यक्ति चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना बच गया, 14 व्यक्ति बच गया। 14 व्यक्ति का टोटल मान कितना हो गया, 840। नेक्स्ट व्यक्ति जो आता है, नेक्स्ट व्यक्ति आ गया तो टोटल 15 हो गया। अब इसका जो ये था वजन 60 था,
अब सबका क्या हो गया, 61 हो गया, ठीक है, 61 हो गया। तो अब अगर हम इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 15 5 1 5 6 5 30 1 1 1 6 6 915, ठीक है। 915 में से 840 को घटा दीजिए, 5 11 में 7 गया, 11 में 4 गया तो 7, यहाँ भी 75 वर्ष, यहाँ भी 75 वर्ष। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं कि 15 व्यक्तियों का भार था 60 kg, तो हो गया टोटल 900, उसमें से एक व्यक्ति चला जाता है तो 14 व्यक्ति बचा, 14 व्यक्ति का 60 किलो के हिसाब से हो गया 840। फिर एक व्यक्ति आता है तो एक व्यक्ति के आने से क्या हो गया, इसका औसत हो गया 61, हो गया 915। पहले था 840, इसलिए 915 में से 840 जाएगा तो 75 वर्ष, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया। अब आपको जो समझ में आता है आप वैसे बना सकते हैं, बस एग्ज़ाम में आपको अटेम्प्ट करना है अच्छे से। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि सर आप टाइम नहीं देते हैं कि मैं उसको नोट कर पाऊँ, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ। अब जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ वो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे पूछा जाता है, यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को x km/h की रफ्तार से तथा उतनी ही दूरी y km/घंटा की रफ्तार से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर की रफ्तार से तथा उतनी ही दूरी को y किलोमीटर की रफ्तार से तय करता है, तो उसकी पूरी रफ्तार का जो है औसत चाल क्या है, ठीक है। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला से बता देता हूँ, फिर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊँगा। जैसे यहाँ पे आप x के जगह 2 ले सकते हैं और यहाँ y के जगह 3 ले सकते हैं। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में यही है, जो भी आए आप ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला है 2xy बटा x प्लस वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 × 3, 2 + 3, 2 दूना 4 दिया 12 बटा 5। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। काफ़ी आसानी से बन जाएगा, बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहा तो। अब जैसे 2 और 3 का हम एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 6। माना कि 6 किलोमीटर की दूरी तय करना है इसको किसी को, तो आधी दूरी वो 2 किलोमीटर की स्पीड से तय करेगा, तो आधा दूरी मतलब 3 किलोमीटर जो वो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर के हिसाब से तय करेगा। तो 1.5 घंटे में वो 3 किलोमीटर जाता है और फिर 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाता है। चूँकि निश्चित दूरी को 2 किलोमीटर की रफ्तार से तथा उतनी ही दूरी, तो 3 किलोमीटर 1.5 घंटे में पहुंचेगा, 3 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंचेगा। 6 किलोमीटर चला गया, जो मैंने 6 लिया था, कितने देर में गया, 2.5 घंटे में गया, ठीक है। 6 किलोमीटर वो 2.5 घंटे में गया। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि 6 किलोमीटर की रफ्तार जो है वो 2.5 घंटे में तय करता है, तो इसका
एवरेज पूछ रहा है तो 1 घंटे में कितना तय करेगा, तो इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे, दशमलव को हटा के 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसे हो जाएगा 12, हो जाएगा 5 2 2 हो गया ना सेम आंसर, देख सकते हैं। 1.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर 1.5 घंटे में, 3 किलोमीटर 1 घंटे में, 2.5 घंटे में गया 6 किलोमीटर। तो इसको हम घंटे में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसको घंटे में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो 6 किलोमीटर चला तो 6 ऊपर लिख देंगे, कितने देर में चला वो नीचे लिख दिए, या पॉइंट हटा दिए तो 0 ऊपर चला गया, इसे काट दिए तो 12/5 हो गया। 12/5 को हम घंटे में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 2.2/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस पर आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है, बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक इससे थोड़ा हाई लेवल का बताता हूँ। इसी में एक जैसे सवाल आता है, यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को ये पूरा ही मैं लिख देता हूँ, आसानी होगा आपको समझने में। यदि किसी 3 समान दूरियों को क्रमशः x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर और पर आवर की चाल से तय करे तो उसकी औसत। यदि किसी समान दूरियों को क्रमशः x किलोमीटर, y किलोमीटर और z किलोमीटर की रफ्तार से तय करें तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। इसे भी मैं फार्मूला से आपको बताता हूँ। तो इसका फार्मूला जो है, औसत चाल इक्वल टू 3xyz xy प्लस yz ठीक है, 3xyz xy प्लस yz प्लस zx। अब जैसे इसको आप ले सकते हैं, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए कि यदि किसी समान दूरियों को क्रमशः वो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की रफ्तार से तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो कितना हो जाएगा, 3 2 3 4। अब x कितना है 2 प्लस y कितना है 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 चौके 72, 3 दूना 6 प्लस 4 तिया 12 प्लस 4 दूना 8, 72। यहाँ हो जाएगा 12 8 20 और 6 26, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 36, 13 13 दूना 26। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका 2.10/13 एवरेज। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि 2 3 4 लेके आप इस पर कुछ भी एग्ज़ाम में सवाल दिया जा सकता है। तो इस तरह से आज मेरा एवरेज का दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। और अगर एवरेज का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको पूरे एवरेज का सारा प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। इसके बाद भी अगर आपको एवरेज में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, मैं आपको उसका जवाब दूंगा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।